ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने बिगाड़ा मूड। 20,000 के नीचे फिसला डाउ जोन्स, एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती और अब नजरें हैं यूएस फेड की अहम बैठक पर। आज 12 बजे पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे। वित्त मंत्री अरुण जेटली रखेंगे ग्रोथ के नए अनुमान। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से जुड़े सुझाव भी हो सकते हैं आज सर्वे में पेश। कारोबारियों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। करंट अकाउंट पर लगी सभी रोक खत्म। 1 फरवरी से एटीएम से रोजाना 24,000 रुपए निकालना भी संभव, हालांकि हफ्ते की लिमिट बरकरार। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आज 28% फिसल सकता है मुनाफा। नए एनपीए 7 से 8,000 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान। नोटबंदी का असर बजाज ऑटो के नतीजों पर पड़ने की आशंका। तीसरी तिमाही में मुनाफा और आय फिसलने का अनुमान। ओएनजीसी से सिर्फ तिमाही के नतीजों की उम्मीद। और नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू। आयकर विभाग ने अलग अलग जगहों पर 42 संपत्तियां की जब्त। बजट से पहले का अहम सेशन। नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन और बजट से पहले खरीदे बेचे पोजीशन कम करें या बढ़ाएं। एक और बजट और ट्रंप की चिंता, दूसरी ओर एफआईएस की दमदार खरीदारी। क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और विकास सेठी जी भी, सेठी फिनमार्ट के एमडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी विकास स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत कैसे हैं, और वो ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिए हैं प्रोटेक्शनिज्म से जुड़े हुए, उससे चिंता हो रही है। यूएस के मार्केट देखिए कई दिनों की तेजी के बाद ठंडे होते हुए नजर आए। 20,000 के नीचे डाउ ने जाकर समाप्ति दी है। 122 पॉइंट नीचे फिसला ये सूचकांक। यूरोप के मार्केट्स में भी दिक्कत की बात, यहां पर भी कमजोरी कल देखने को मिली और उसका असर आज एशियाई बाजारों पर देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए आज यही संकेत दे रहा है कि आज कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है। जापान का बाजार देखिए सबसे ज्यादा कमजोर, और वो इसलिए क्योंकि डॉलर फिसला ट्रंप के बयानों के बाद और येन में हुई मजबूती। 24 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी संकेत देता हुआ। इवेंट है बहुत बड़ा, बजट कल। ये बताइए, कल का सेशन हमने देखा बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला अप्रोच ट्रेडर्स ने अपनाया। आज के सेशन में भी ऐसा होगा या ट्रेडर्स हल्के होके जाना चाहेंगे? क्योंकि दिल जो है वो कहता है कि तेजी होनी चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि बहुत तेजी हो चुकी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दिल की सुनेंगे, दिमाग की? सुननी दोनों की चाहिए वैसे, लेकिन अल्टीमेटली जो दिमाग है वो करना चाहिए। बिल्कुल, दिमाग वैसे ऊपर होता है दिल के। और दूसरी एक और बात हेमंत ये है कि ट्रेडर्स के लिए इंस्टिंक्ट की बड़ी जरूरत होती है। दिल क्या कहता है ट्रेडर्स के लिए, कि इन्वेस्टर्स के लिए दिमाग की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको अंदर से आना चाहिए कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, देखिए सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ दो है, दो डर है। डर पहला तो ट्रंप साहब का कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आईटी कंपनियों को डर लगे? जी हाँ, कर सकते हैं। तो वो डर आपको थोड़ा सा सताएगा। दूसरा डर है आपके सामने बजट का, कि इतनी तेजी हो जाने के बाद बजट में क्या कुछ खराब आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। या अगर अच्छा भी आया तो क्या बाजार कितना बढ़ेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे में दो डर आपके सामने जो हो सकते हैं, हुए नहीं हो सकते हैं, वो आज हो, कल हो, कब हो पता नहीं। लेकिन उससे पहले मजबूती के संकेत आपके लिए काफी कुछ है। ग्लोबल मार्केट्स के अलावा आप देखिए डीआईज, एफआईएस दोनों के आंकड़े पॉजिटिव हैं। एफएनओ के डेटा खराब नहीं है। टेक्निकल्स लगातार 3 दिनों से हम 8,600 के ऊपर बंद रहने, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिक्कत नहीं है। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव, थोड़ा सा सावधानी वाला इवेंट्स की वजह से। तो बाकी चीजें जो है मार्केट के इंटरनल्स पॉजिटिव है। न्यूज फ्लो पर नजर है। तो न्यूज फ्लो क्या होगा हमें पता नहीं। बजट अच्छा होगा, खराब होगा, पता नहीं। ट्रंप साहब कितना खराब बोलेंगे, पता नहीं। तो उससे पहले आप थोड़े सावधान हो जाएंगे। तो करना क्या है? 8,600, 8,650, ये 50 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए लिख लीजिए। इस रेंज के बाहर निकलने का इंतजार कीजिए। ये ट्रेडिंग रेंज जो 50 पॉइंट की, ये है नो ट्रेडिंग जोन। इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। या तो 8,600 के आसपास आए तो फिर आप निफ्टी में खरीदारी करें, या 8,650 के ऊपर निकले तो बिकवाली करें।
अब फंड्स की खरीदारी चूंकि आपके लिए पॉजिटिव है, आज मैं ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग के लेवल पर नजर रखे हूं, क्योंकि बजट से ठीक एक सेशन पहले हम क्लोज होना चाहते हैं 8,600 के ऊपर। अगर आज आपको 8,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो कल 11 बजे तक के लिए एक बार आप पोजीशन कैरी करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आज 8,600 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो अपनी तेजी की पोजीशन कम कर ले, और अगर गलती से अगर 8,550 के नीचे की क्लोजिंग मिले, जिसकी संभावना काफी कम है, तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को जीरो कर ले। बिल्कुल सोचने की, डरने की, समझने की जरूरत नहीं। वो दो लेवल आप ध्यान में रखें। इस बीच इंट्राडे ट्रेड्स के लिए निफ्टी को 8,600 के करीब खरीदे, 8,550 स्टॉप लॉस होगा, 8,650, 8,675 आपका ऊपर का टारगेट। दूसरा तरीका यह कि आप 8,650, 8,675 की रेंज में, यानी कि 8,650 के ऊपर शॉर्ट करें, 8,700 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, नीचे 8,600 आपको मिल सकता है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ने पहली बार कल कमजोरी के ज्यादा संकेत दिए, इसलिए आज मैं खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि 19,500 पर नजर रखिए। कल भी वो लेवल तोड़ा नहीं जो स्टॉप लॉस का है। आज 19,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, इंट्राडे में टिक जाए तो अपनी बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन हल्की कर लें। शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को 19,800 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे 19,500 पहला टारगेट है और 19,350 दूसरा टारगेट। और इंटरेस्टिंगली हेमंत, आज दो बड़े बोल्ड कॉल हैं, बताइए, सेक्टर्स पर, टेलीकॉम और बैंक्स। टेलीकॉम कितने दिन तक रहने वाला है? 4 दिन से बोल रहे हो क्या? 3 दिन से हो रही है? हाँ, 3 दिन से अपने टेलीकॉम की तेजी की बात की है, और अब मुझे लगता है टेलीकॉम शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है। तो अगर आज फिर से टेक्निकली मजबूत होने की वजह से ऊपर मिले तो आपको एक बार निकलना चाहिए। बैंक लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट साइड? बैंक शॉर्ट साइड पर। ये भी आईसीआईसीआई के नतीजों के लिहाज से नहीं कह रहा मैं, नतीजे अगर बचाएंगे बैंक निफ्टी को तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे ही बचा सकते हैं। लेकिन अगर गलती से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे थोड़े भी खराब हुए तो फिर बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, कमजोरी वहां से लीडरशिप आएगी। इसलिए ये दो बोल्ड कॉल इसलिए कह रहा हूं कि ये ट्रेंड के विपरीत वाले कॉल है। लेकिन अगर बाजार को खराब होना है तो ये दो सेक्टर खराब है। ट्रेडर्स का मूड दरअसल बैंक निफ्टी ने ही कल खराब किया, और हो भी क्यों ना 1400 पॉइंट की वन वे तेजी जनवरी में हो चुकी है, और अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिल रही है। चलिए पूछते हैं संदीप वागले साहब से, जो कई दिनों से देखिए बुलिश कॉल्स ही दे रहे हैं, आज भी उनका भरोसा इंटैक्ट है ना? ग्लोबल मार्केट्स को देखकर कहीं कोई कॉल में चेंजेस तो नहीं है? सर गुड मॉर्निंग, बताइए, तेजी का ही ध्यान है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने दिल और दिमाग की जो बात की तो आप किसके साथ हैं? मुझे दिल के साथ रहना है। चलिए, अच्छा है। कॉलेज के जमाने के दिन याद आते हैं। वैलेंटाइन डे आ रहा है। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पहले होगा, वो हुआ नहीं है। ठीक बात है। तो मुझे नहीं लगता अभी तो बजट में जो होगा उधर वोलेटिलिटी होगी। तो जो 100 पॉइंट की या करेक्टिव मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं हुआ। तो मैं अभी भी 8700 के साथ ही जाना चाहूंगा। 8590 का स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी हल्का सा वीकनेस है, बिल्कुल 19,500, 19,900 ये रेंज है। और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बुलिश है, ज्यादा पैटर्न्स अभी भी बुलिश मिल रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑलराइट, चलिए, तो ध्यान तो है, तेजी का ही आपको रखना चाहिए। दिल के साथ जा रहे हैं वागले साहब, और उनका दिल कह रहा है कि तेजी ही होगी। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले आंकड़े हैं। और अगर विदेशी संस्थागत निवेशक 607 करोड़ रुपए की खरीदारी करें, घरेलू संस्थागत निवेशक छोटी ही सही लेकिन बिकवाली नहीं है, देखिए 40 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में उन्होंने करी है, और ऐसा नहीं कल के दिन की करी है, पिछले 3 दिनों से लगातार कर रही है। ये आंकड़े कैसे हैं? आंकड़े अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आंकड़े में कल देख रहा था हेमंत, उसके कंपैरिजन में उतने मजबूत नहीं है। दो तरीके से आंकड़ों को देखा जाए। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। 600 करोड़ का कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा हाल ही के आंकड़ों में एक्सपायरी का दिन का छोड़ दें तो सबसे बड़ा आंकड़ा एफआईएस का, यानी कि कैश में बड़ी खरीदारी की। इसके साथ एक और बड़ा पॉजिटिव है, वो ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी 500 करोड़ की खरीदारी की, यानी कि स्टॉक्स में 1100 करोड़ की कल की खरीदारी, और बाजार नीचे बंद हुआ है। तो एफआईएस लेकर गए, ट्रेडर्स बेच के गए, ये एक अच्छा संकेत है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव दूसरा है। नेगेटिव है कि एक तो घरेलू फंड्स ने हाथ खींचे। अब आप खाली एफआईएस को देखकर खुश नहीं हो सकते। देखिए, घरेलू फंड्स की भी ताकत है, वही निफ्टी को लेकर आए 7,900 से 8,700 तक। सही बात है, राइट। तो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने हाथ खींचे, उन्होंने सिर्फ 40 करोड़ की खरीदारी की। दूसरा ये स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में 370 करोड़ की बिकवाली भी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़े आंकड़े नेगेटिव साइड भी है। अब देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंकड़े आपको मिल रहे तो इसका मतलब सिंपल है, ऊपर में आपको बिकवाली करनी है, नीचे में खरीदारी करनी है, ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना है, ये वायदा कारोबार का संकेत। एक और आंकड़ा छोटा है जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती, वो है ऑप्शंस का। मैं भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता। 137 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली है। अब ऐसे देखें तो 137 करोड़ के ऑप्शन में क्या फर्क पड़ता है, बेच दिए। लेकिन 9,000, 8,800, 9,100
8,900 मतलब 8,800 से लेकर 9,100 की रेंज में दमदार बिकवाली कॉल्स में हुई है। तो एफआईज ने कॉल्स बेचे, दबाकर बेचे और प्रीमियम अभी हो क्या रहा है, बजट के जस्ट पहले बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो एफआईज उसका फायदा उठाकर ऑप्शंस बेच रहे हैं ताकि बजट के बाद वॉलेटिलिटी एक दिन जो होनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रीमियम तेजी से गिरेगी, इवेंट की प्रीमियम निकल जाएगी। तो ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो इन आंकड़ों के दम पर आप ये मान कर चलें दोनों तरफ का कारोबार होगा। चलिए, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, लेकिन आज का जो दिन है ना वो आईसीआईसीआई बैंक के नाम रहने वाला है। साफ तौर पर 5% का वेटेज, ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी पर रखता है और करीब करीब 18% का वेटेज बैंक निफ्टी पर रखता है। अब लोग कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक से थोड़े से बस अच्छे नंबर आ जाए तो हम तेजी कर लें। बहरहाल इसके ऊपर हम विस्तार से बात करने वाले हैं शो में आगे। विकास सेठी जी के कॉल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन संदीप ये बताइए आपके आज टॉप ट्रेडिंग आइडियाज 2 कौन से? हेमंत, मैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स के साथ जाना चाहूंगा। कल जिस तरह से लास्ट 1 घंटे में जो बाइंग हुई और पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम से क्लियर हुआ है, तो इसमें अच्छी खासी मुंह दिखती है मुझे। आज नतीजे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के। तो आई थिंक वो अगर मॉर्निंग में ही आफ्टरनून में होंगे, दोपहर में सेकंड हाफ में जनरली आते हैं। तो ये इसकी ये होगी प्री रिजल्ट जो है, तो ऑब्वियसली सावधानी बरते, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ी मुंह बाकी है। 848 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 885। और आई थिंक कल मॉर्निंग में हमने बजाज फाइनेंस की बात की थी, और आई थिंक वो उसमें पैटर्न एकदम क्लियर उभर कर आया है, और कल बात की तो आज चलना है, तो और वो पैटर्न में भी दिखता है। तो 1036 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1098। ऑलराइट, बजाज फाइनेंस पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करिए। अच्छा, आज बजाज होल्डिंग के नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर भी नजर होगी बजाज फाइनेंस के, लेकिन नंबर जबरदस्त आए। 6% की रैली देखने को मिली। सेंचुरी टेक्सटाइल जिसके नंबर आ जाने वाले हैं उस पर भी बुलिश है वागले साहब। अनिल, एफएनओ के डेटा क्या सजेस्ट करेंगे, बताइए बजट से पहले ट्रेडर्स किस तरह की पोजीशंस बना रहे हैं? देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एफएनओ के डेटा में कोई ऐसा संकेत नहीं जिससे कि आपको ये लगे कि ट्रेडर्स को बजट का डर है। अगर डर है तो भी थोड़ा बहुत ट्रेडर को है, फंड्स को तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन आंकड़ों में 2 अलग अलग चीजें। पहला, बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी है थोड़ी सी तेजी, निफ्टी में पोजीशन बनी है तेजी की तरफ, और बैंक निफ्टी में कल थोड़ी मंदी की तरफ पोजीशन बनी है। 2.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं बैंक निफ्टी में, और देखिए कल सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी 2.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। राइट, तो बैंक निफ्टी में कमजोरी का संकेत है। तो अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है तो आप हेजिंग जरूर रखें। हेजिंग के लिए क्या तरीका हो सकता है? निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट, ये एक तरीका हो सकता है जो एफएनओ में दिखा है। लेकिन दूसरा तरीका जो ज्यादा कारगर है, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो अब से लेकर कल सुबह 11 बजे तक का ट्रेड आपको देखना है, और वो ट्रेड ये होगा, या तो आप अपनी तेजी या मंदी की दोनों ही पोजीशन को कम रखें, उतना ही रखें जितना कि आप निफ्टी पर 250 पॉइंट का मूव, 200 से 250 पॉइंट का मूव आप आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, या 300 पॉइंट का मूव बर्दाश्त कर सकते हैं। कम से कम 300 पॉइंट की रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी हो तो ही बजट में आपकी पोजीशन ओपन रहनी चाहिए, पहली बात। अगर वैसा नहीं कर सकते और आप अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो तेजी की हो या मंदी की हो, तो आप पुट और कॉल ऑप्शन निफ्टी के सामने खरीद कर रखें। हालांकि प्रीमियम काफी ज्यादा है, लेकिन हेजिंग जरूर करनी है। हाँ, इंश्योरेंस लेना है तो प्रीमियम तो देनी पड़ेगी। तो ये इंश्योरेंस है एक तरह से आपके लिए, ये दूसरा संकेत है। तीसरा, वॉलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़कर आई। कल विक्स 5.5% बढ़ा है, 16 के आसपास आ गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब 14.5-14 की रेंज में विक्स आता है तो वो खरीदारी का लेवल होता है। तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी के संकेत आ रहे हैं। अब 2 चीजें हैं। वैसे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 8,400 और कॉल में 9,000 पे है, तो बड़ी रेंज है आपके लिए बजट का। लेकिन बजट से पहले की जो छोटी रेंज है उसमें 2 लेवल बड़ी अहमियत वाले आते दिख रहे हैं। पहला तो है 8,600, जहां पर पुट में 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अब आज जरूरी क्या है? आज जरूरी है कि 8,600 के नीचे बाजार न जाए, ये बहुत जरूरी है, ताकि 8,600 के नीचे जाने के बाद जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है, वो अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिखेंगे। दूसरा, ऊपर की तरफ 8,700 के पार अगर आप निकले तो फिर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि वहां पर भी 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो इस 100 पॉइंट की रेंज है, दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बराबर की पोजीशन बनी है। तो रस्साकशी वाला मामला है। 8,600 के नीचे आप खराब होंगे, 50 पॉइंट की रिस्क खुल जाएगी, और 8,700 के पार निकलते बड़ी तेजी आपके लिए बनती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर ये मामला है, और इस लिहाज से आपको अपनी पोजीशन सिंपल ओपनिंग तो हो जाएगी, ठीक है, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग पर करना है। 8,600 पर आप 3 दिन से क्लोज हो रहे हैं, कल भी आपने हायर लोज बनाए, तो टेक्निकली बाजार खराब नहीं हुए। अब आपको सिर्फ ये करना है, अगर 8,600 के नीचे आप बंद हो, तेजी की पोजीशन कम कर लें। 8,550 के नीचे बंद हो, तेजी की पोजीशन 0 कर लें, और उसके बाद आराम से
CNBC आवाज पर बजट देखें। और आज देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे देखिए 12 बजे आने वाला है और वहां से भी लोग कुछ ना कुछ संकेत लेने चाहेंगे बजट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो आंकड़ा, जी हाँ, GDP का क्या सरकार फोरकास्ट करती है, अगला आंकड़ा डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो आज भी और कल भी आपको रिमोट जो है वो परे रख देना, छुपा दीजिए मैं तो कहता हूं, और बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद विकास सेठी जी से जानेंगे उनको कौन से सेक्टर सबसे अच्छे लगते हैं और उसके भीतर कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको कमाई का बेहतरीन मौका देने वाले हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय बजट से पहले आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बता दें 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और देखिए राय सबसे पहले आती हुई तेजी की साइड, नीरव अखारिया कह रहे हैं कि आज का टारगेट है 8680 का, 8590 स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग करिए। ओके, विवेक गुप्ता की भी राय खरीदारी की, 8600 का स्टॉप लॉस और 8720 का लक्ष्य। पुनीत किंद्रा भी कह रहे हैं कि आपको तेजी करनी चाहिए 8680 और उसके बाद 8700 जो वागले साहब का लक्ष्य है वहां की बात कर रहे हैं। मानस जायसवाल का स्टॉप लॉस है 8590 का और 8750 का लक्ष्य दीजिए। और आखिरी एक्सपर्ट बेरिश हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गई उनकी राय। अनुज दीक्षित ये कह रहे हैं कि बेचकर चलिए 8560 तक जा सकता है निफ्टी, 8680 का स्टॉप लॉस रखिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश, एक बेरिश। सपोर्ट रेंज लिख लीजिए निफ्टी के 8560 से लेकर 8600, ये 40 पॉइंट की रेंज है मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तरों पर 8680 से 8720 पॉइंट की रेंज पर जाकर अटकेगा बाजार। और वक्त एक ब्रेक के बाद टॉप 5 और साथ ही अमेरिका में ट्रंप साहब से क्या कुछ डर है भारतीय IT कंपनियों को, इन पर बातचीत करेंगे। लेंगे विकास सेठी जी की टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और विकास सेठी जी, और वक्त है विकास सेठी जी से उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का। सर बताइए पहले तो मिड कैप शेयर कौन से चुने आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। बाजार में वैसे तो मेरा मानना है कि चूंकि कल बजट है और FOMC की मीट है तो वोलेटिलिटी तो बिल्कुल रहेगी, बट जो मिड कैप्स है वहां पे बजट को ध्यान पे रखते हुए मैंने कुछ 5 स्टॉक्स चूज करे हैं जो कि सभी बाई साइड में है, जिसमें पहला स्टॉक रहेगा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज का। इस स्टॉक में कल अच्छी बढ़त देखी गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का एक डिजिटाइजेशन पे फोकस है, फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बातें कर रहे हैं, विलेजेस को वाईफाई से कनेक्ट करने की बातें हैं, तो ये सब का एक मेजर बेनिफिशियरी स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हो सकता है। तो डेफिनेटली यहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे जो सरकार का फोकस है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है कंपनी। काफी अच्छी बैलेंस शीट है विद इन द सोलर पावर बिजनेस और इस स्टॉक को इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा LT फूड्स जो दावत के नाम से ट्रेड होता है, राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी है, यहां पे भी अच्छे अपसाइड्स आज रहने चाहिए। चौथा रहेगा HCC जो कि एक प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बजट पे फोकस रहना चाहिए, तो उस लिहाज से मैंने HCC को चूज किया है। और जो फाइनल स्टॉक है वो आज न्यूज में है, स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। हालांकि सेक्टर के लिए नेगेटिव है बिकॉज ऑफ जो डोनाल्ड ट्रंप से जो डर है उसकी वजह से, बट इस कंपनी के आज नतीजे भी हैं और दूसरा एक बायबैक का अनाउंसमेंट भी आना है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक तेजी रहेगी, तो एम्फेसिस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, तो ये हैं वो 5 दिग्गज जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एम्फेसिस के बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक आज है और HCC के परिणाम बृहस्पतिवार को 2 फरवरी को आने वाले हैं। और चावल के शेयर तो दमदार प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, लेकिन और कौन से वो दिग्गज शेयर है FNO वाले जो विकास को पसंद है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वागले साहब के भी 2 पिक्स अभी बाकी हैं, वो भी बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। और अब बात करते हैं IT सेक्टर की। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से IT सेक्टर बेहद डरा हुआ है। आज या कल में H1B और L1 वीजा पर कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं। IT कंपनियों की चिंता पर बात करने के लिए हमारे साथ CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, वीजा के नियम और सख्त हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ट्रंप? देखिए, आपको याद होगा शुक्रवार देर शाम डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था उसमें 7 देशों से टेम्पररी इमिग्रेशन पे रोक लगा दी गई थी, बैन कर दिया गया था। अब उसी में बात कहा जा रहा है, रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अगला टारगेट होगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन की अगली इमिग्रेशन पॉलिसी में जो आगे स्टेप होगा और जिससे सिलिकॉन वैली को US में और भारतीय इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी तो सबसे बड़ी दिक्कत है
वो है वर्क वीजा प्रोग्राम में कुछ बदलाव होते हुए, जिसके अंतर्गत कई हजारों वर्कर्स भारत से यूएस जाते हैं। कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फिलहाल तो एक ड्राफ्ट के तौर पर है, पर अगर इनैक्ट कर दिया गया तो बहुत बड़े ओवरहॉल्स होते हुए नजर आएंगे इस पूरी प्रक्रिया में, जिसके चलते एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे लोग जो वहां पे रिक्रूट करते हैं इंडियन वर्कर्स को, या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्टर्ब होता हुआ आपको नजर आएगा। इस ड्राफ्ट के अंतर्गत कहा जा रहा है अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटाइज करने की बात है, और अगर फॉरेन वर्कर्स को लेना भी पड़ा किसी अमेरिकन कंपनी में कामकाज के लिए, तो जो हाईली कंपनसेटेड यानी कि सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनको वहां पे माइग्रेट करने की बात करी गई है। आसान शब्दों में यूएस का वीजा प्रोग्राम जो है उस पर डिस्टर्ब होगा, तो H1B, L1 वीजा प्रोग्राम जिसपे इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, उस पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। क्लैरिटी अभी नहीं है किस फॉर्म में होगा ये, कि नंबर ऑफ वीजा ऑर्डर्स जो कोटा होता है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, या वीजा प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी जाएगी, या नियम बेहद सख्त कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज नए नए ऑर्डर साइन कर रहे हैं, इसका नंबर अब डर लग रहा है जल्द शायद आ जाए। नए नए प्रेसिडेंट बनने के बाद काम तो होता ही है, लेकिन वो काम अच्छी दिशा में नहीं हो रहा। लेकिन आशीष, फिर हमारे लिए तो सिंपल बात यह है कि हमारी किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, ये बताइए। अक्रॉस द बोर्ड जितनी आईटी कंपनीज अमेरिका में काम करती हैं उनके लिए दिक्कत की बात है। रिजल्ट सीजन चल रहा है, हमने कई सारी कंपनीज से इस पे बातचीत करी थी। ज्यादा कंसर्न कंपनीज उस रिजल्ट सीजन उस बोर्डरूम में तो नजर नहीं आई, या एटलीस्ट दिखा नहीं रही थी। अब तक ये माइंडसेट फ्रेमवर्क ये है कि वो रेटोरिक होता है इलेक्शन रिलेटेड, तो शायद वो गाज गिरे ना, या कई सारी कंपनीज ये मानती हैं कि अमेरिकन कंपनीज को इस आउटसोर्सिंग से फायदा होता है, तो वहां पे बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब होगा, तो ये हकीकत बनेगा नहीं। लेकिन पर जो भी बात हुई, कंपनीज का कहना है मिनिस्क्यूल यानी कि बहुत कम स्ट्रेंथ है यूएस में H1B वीजा पे। मिसाल के तौर पर टेक महिंद्रा कहता है कि सिर्फ 4000 एम्प्लॉइज हैं, यानी कि कुल वर्कफोर्स का महज 4% है। ऑफशोर काम ज्यादा ले आएंगी ये कंपनीज, तो इस बात का भरोसा है कंपनीज को कि इससे दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी $1,00,000 के रेम्यूनरेशन की बात एक बिल में करी गई थी, और कंपनीज मानती हैं कि $75,000-85,000 के आसपास तो ऑलरेडी पे कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पर हाँ, दिक्कत की बात है, बिजनेस मॉडल इंडियन आईटी कंपनीज का डिस्टर्ब होगा, एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेंगी, और इस एनवायरमेंट में शायद अपने क्लाइंट्स को एडिशनल कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात, वो जो प्रोटेक्शनिज्म का माइंडसेट है, वो दिक्कत की बात है अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। बस शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, इन कंपनियों के पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है अपनी बैलेंस शीट्स पर, बायबैक बोनस दे दें तो ये डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं सब दूर हो जाएं। हाँ बिल्कुल, और एम्फेसिस तो आज कर ही रहा है। हाँ। और आज बोर्ड बैठक है, दूसरी आईटी कंपनी भी कर दे तो फिर एक दिग्गज कर दे ना बड़ा, हाँ, तो बिल्कुल। तो और एक शॉर्ट कवरिंग भी बढ़िया है, की पूरी संभावना है, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वही कर रहे हैं जो अक्षय कुमार की मूवी में था। मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं, कि जो मैं कहता हूँ वो जरूर करता हूँ। बाकी साहब वही राउडी राठौड़, और जो नहीं कहता वो तो जरूर करता हूँ। चलिए विकास सेठी जी से पूछते हैं। सेठी साहब, सारी खबरें जो खराब वाली हैं ये तो हमें पता है, सब फैक्टर इन है भाव में, या आपको लगता है और गिर सकते हैं? क्योंकि अब जो पोजीशंस बन रही हैं इन्फी में खास तौर पर, वो थोड़ी तेजी की बन रही हैं। आपने किस तरह से रीड किया? बिल्कुल हेमंत, मुझे लगता है जितना ऑलरेडी जो इस बात से डर है कि ट्रंप क्या करेंगे, तो वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है। बट जिस दिन ये ऑर्डर आएगा उस दिन एक नेगेटिव रिएक्शन जरूर होएगा। बट जिस तरह से आप जो स्क्रिप्ट्स के मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कल अगर देखो आप फ्रैग एंड में जितने भी आईटी स्टॉक्स है, इन्फोसिस हो, HCL टेक है, विप्रो है, सब अपने हाइस के आसपास ही बंद हुए हैं। तो मुझे लगता है ये इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि जिस दिन ये ऑर्डर आएगा, आजकल में अगर ऐसा ही जैसा बाजार मान रहा, अगर वैसा ही कुछ ऑर्डर आता है तो डेफिनेटली एक नीजर रिएक्शन रहेगा, उसमें वीकनेस दिखेगी। बट वो जो वीकनेस है वो खरीदारी करने के लिए बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। बिकॉज इन जो मैनेजमेंट्स के जो अभी बोर्ड मीटिंग्स हुई है रिजल्ट्स के दौरान, उनको सुनने के बाद ऐसे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या बहुत ज्यादा चिंतित है। इससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बट आई थिंक दे वुड फाइंड वेज टू डील विद इट। तो मुझे लगता है ये ऑर्डर जिस दिन आता है और बाजार अगर ये स्टॉक्स अगर काफी गिरते हैं, तो उस समय एक लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए आईटी शेयरों पर। लेकिन आईटी शेयरों पर रिपोर्ट्स भी आई हैं, खासतौर से
FI ब्रोकरेजेस की तरफ से, और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद टेक महिंद्रा के नतीजे में आई। ये तमाम रिपोर्ट्स नतीजों पर लेकर हमारे साथ है नीति। बताइए नीति, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपकी और अपग्रेड डाउनग्रेड क्या है? अपग्रेड डाउनग्रेड दोनों है। टेक महिंद्रा को मार्जिन थर्ड लगातार क्वार्टर है जहां पे डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने अनुमान लगा रखा था कि मार्जिन बहुत अच्छे आएंगे। उसके हिसाब से कंसेंसस एस्टिमेट्स देखे जाएं तो मार्जिन ने डिसअपॉइंट किया है। हालांकि नंबर्स बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं, दूसरे ब्रोकरेजेस ऐसा मान रहे हैं। डॉयचे बैंक मेंटेन कर रहा है अपना टॉप पिक इस पूरे ही सेक्टर में अलॉन्ग विद TCS, और वो मान के चल रहे हैं कि आपको 730 रुपए का लक्ष्य ये शेयर दिखा सकता है। 55% का अपसाइड ये देख रहे हैं। रेवेन्यू रिकवरी अंडरवे है और स्ट्रॉन्ग डॉलर रेवेन्यू का अपबीट आया है। मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे आगे चलकर। नोमुरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 490 से बढ़ा करके 500 का कर दिया है। 6% का अपसाइड देख रहे हैं। 8% का अपसाइड कोटक का भी है। वैल्यूएशंस कह रहे हैं कि बहुत ही सस्ते हैं, निवेश करके चलिए। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने 520 से घटा करके 510 का किया है। क्यों? क्योंकि H1B वीजा की जो दिक्कतें हैं वो आगे चल के परेशानी में डाल सकती हैं। CLSA दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीधे तौर पर आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। हालांकि इन्होंने अपग्रेड किए हैं अपने अर्निंग्स एस्टिमेट 3% और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है। 430 से बढ़ाकर इन्होंने 450 का कर दिया है, जो मौजूदा भाव से अभी भी 5% का डाउनसाइड देख रहे हैं। मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बीट के बावजूद। हालांकि मान के चल रहे थे कि इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन उसके हिसाब से नहीं हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 6% का डाउनसाइड का है। 445 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। Q3 भले ही अच्छा आया हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल इनको लग रहा है, क्योंकि H1B वीजा की दिक्कतें आगे चल के बढ़ सकती हैं और 10% हाइक करना पड़ेगा इनको। अगर अपनी वेज हाइक देनी पड़ती है तो इनकी अर्निंग्स हर्ट करेंगी 12% के आसपास। FY18 के EPS एस्टिमेट्स घटा रहे हैं और FY17 के EPS एस्टिमेट्स भी इन्होंने घटा दिए हैं। सिटी टेक महिंद्रा पे बिकवाली की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 445 का है, जो भी 6% का डाउनसाइड है। और मैक्वारी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 474 का है, जो कि करंट मार्केट के बिल्कुल आसपास का है। डिश टीवी बेहद खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए। सिटी मेंटेन करा है, लेकिन बाय का कॉल लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 115 का लक्ष्य था, अब इसे घटा के इन्होंने 110 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 25% का अपसाइड देख रहे हैं। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट था ARPUs का घटना, जो कि 6.2% तिमाही घटे हैं। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट खत्म होगा और उसके बाद पॉजिटिव ड्राइवर्स होंगे आगे चल के। नोमुरा भी मेंटेन करा अपना निवेश करने की सलाह और टारगेट प्राइस इन्होंने घटा के 105 का कर दिया है, लेकिन वो भी 19 से 20% का अपसाइड का ही पोटेंशियल है। श्री सीमेंट नंबर्स इन्होंने अच्छे पेश किए थे, नहीं नंबर्स इनके खराब आए थे, लेकिन पावर बिजनेस का एक जो रिपोर्ट था एबिटा लॉस का 100 रुपए का, लेकिन इन्होंने स्पेशल डिविडेंड दिया है और 30 लाख टन के एक सीमेंट प्लांट लगाने वाले हैं कर्नाटका में 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। ये पॉजिटिव लग रहा है। सिटी को निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है। 18,350 से इसका टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा करके 18,750 कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 19% का एक अपसाइड देख रहे हैं। अच्छा नीति, ये बताइए भारतीय इंफ्राटेल के ऊपर CLSA की रिपोर्ट क्या कहती है? कल काफी प्रेशर में था ये शेयर। बिल्कुल होगा ही, जिस तरह से आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की अब कयास इनफैक्ट अब ये होने ही वाला है, और तो जिसको फायदा होगा किसी को नुकसान तो होगा ही। और भारतीय इंफ्राटेल पे एक साफ तौर पे नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि ये कह के चल रहे हैं कि ये हर्ट करेगा आगे चल के ग्रोथ के आउटलुक को। डाउनग्रेड कर रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग कर दी है इन्होंने, बाय से घटा करके एक नॉच इन्होंने घटाया है और टारगेट प्राइस घटा के इन्होंने 356 का कर दिया है। सिटी ग्रासिम पर निवेश करने की सलाह दे रहा है और टारगेट प्राइस इन्होंने 995 से बढ़ा करके 1115 का इन्होंने कर दिया है। ग्रासिम दरअसल आइडिया सेलुलर में 4.75% का एक स्टेक होल्ड करती है और एक बड़ा प्लेयर होगा, क्योंकि मान के चल रहे हैं, कल हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि आदित्य बिरला ग्रुप $1.5 बिलियन का एक फंड इन्फ्यूजन कर सकता है, जिसमें ग्रासिम एक बड़ा प्लेयर होगा। टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं, निवेश करने की सलाह 1115 के लिए आपको निवेश करना चाहिए ग्रासिम में, सिटी का मानना है। ओके, वक्त एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे उन तमाम स्टॉक्स पर जहां पर आज नतीजों के दम पर दिखने वाला है एक्शन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, विकास सेठी साहब और संदीप वागले जी, और दो और बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो है कुणाल सरावगी जी, दिल्ली से हमारे साथ हैं। आज तो हाँ, दिल्ली में आज बजट
सेशन भी शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। आज दिन में 12:30 बजे इकोनॉमिक सर्वे आएगा। 12 बजे से हम बड़ी जबरदस्त पेशकश देंगे इकोनॉमिक सर्वे पर, पूरा बताएंगे आपको, समझाएंगे क्या कुछ होने वाला है, उससे थोड़ा बजट का भी आगे अंदाजा लगेगा। और साथ ही अब दिल्ली से साथ साथ अब मुंबई से हमारे साथ सुमित बगड़िया जी भी जुड़ चुके हैं, और एफएनओ की स्ट्रेटेजी भी समझना जरूरी है क्योंकि बजट की बड़ी इवेंट है सामने। तो पहले तो सुमित आप बता दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी करें या मंदी करें? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, फिलहाल अभी तक मार्केट का मूड एकदम तेजी में ही बना हुआ है। कोई बड़े कुछ वीकनेस के संकेत या कुछ करेक्शन वाले अभी तक देखने को नहीं मिले। 8600 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा निफ्टी के लिए। तो यानी कि जब तक 8600 के लेवल के नीचे एक बार सस्टेन नहीं करता है तब तक एक बार वीकनेस का सोचना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऊपर में 8700 ब्रेक हो जाए और 8900 तक के लेवल्स हमको देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो फिलहाल इमीडिएटली एकदम इंट्राडे टाइप कॉल है। 8600 का स्टॉप लॉस और 8700 का टारगेट। 8600 के नीचे गया तो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम 8700 के ऊपर हमको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। अगर कोई थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलती है तो आई थिंक वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। तो लोअर लेवल्स पे भी बाइंग का ही व्यू रहेगा फिलहाल। बैंक निफ्टी में भी ऐसा लगता है कि वापस हमको 19,920 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से 19 लगता है कोई दिक्कत आ रही है। आज सुमित के ऑडियो में उनको दुरुस्त करेंगे और फिर से उनसे पूछेंगे बाकी की बात। लेकिन कुणाल, ये बताइए आपके आज टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? देखिए, जिन चार्ट्स पर मुझे सबसे ज्यादा क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं हेमंत, उसमें सबसे क्लियर एक सेल सिग्नल मुझे C8 में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक अपस्विंग हम लोगों ने देखा और मुझे लगता है कि अब कुछ टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहे हैं चार्ट्स पर। तो C8 में कुछ गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। 1140 1130 तक ये काउंटर फिसल सकता है। यहां पर 1200 का स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करने की मेरी राय है। कैडिला, जिसने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मुझे लगता है कि आज भी वहां पर मोमेंटम बना रहेगा। तो कैडिला को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक एवरेज मूविंग एवरेज लाइन को भी इसने कल के ट्रेड में क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल अपसाइड बन सकता है। 385 400 के लक्ष्य से खरीदें। स्टॉप लॉस यहां 370 पर रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये भी कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पर। तो यहां 870 880 के लेवल्स आएंगे। 850 के स्टॉप लॉस से खरीदें। और इसके अलावा SREI इंफ्रा, ये देखिए कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस रही है और एक फ्रेश ब्रेकआउट कल के चार्ट में देखा गया। तो इस पर भी मेरी खरीद की राय है। ओके, तो ये है राय आपके लिए C8 शॉर्ट करने की। और कल ही हम बात करें, देखिए MRF, C8 और वो सारे तीनों शेयर कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ रही है। कल अपोलो के नंबर दिए अपोलो टायर। यस, और केडिला जो पसंद किया एक कुणाल ने, केडिला के आज नंबर से ध्यान में रखिएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल आज नंबर से दोनों को पसंद है। नंबर्स के पहले स्टॉक्स में एक्शन आ जाता है और वो पकड़ लेता है चार्ट्स पर टेक्निकल एक्सपर्ट। वागले साहब के चार्ट से कुछ छूटता नहीं, कुणाल जी के चार्ट से कुछ छूटता नहीं। तो ये देखिए दोनों ही स्टॉक पकड़े हैं। चलिए सुमित से अब हमारी बातचीत हो रही। सुमित जी बताइए, आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी आज की? अनिल जी, मेरे पास भी कोइंसिडेंटली कैडिला का कॉल है। आई थिंक कैडिला के अंदर तेजी ही बन रही है। थोड़ा से बड़े टारगेट दे रखे हैं मैंने 398 के लेवल्स तक के लिए। कल एक अच्छा मूव देखने को मिला है, दैट इज अ ब्रेकआउट मूव। और इमीडिएटली ऊपर में ऐसा लगता है कि 390 398 के लेवल्स हमको कैडिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट लेवल और प्रेजेंट लेवल से कोई 2-4 रुपए की गिरावट आती है तो कैडिला में अच्छा बाइंग होगा। 363 स्टॉप लॉस और टारगेट 398 के लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक सेल साइड में यूबीएल के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से एक बार वीकनेस देखने को मिलेगी और हमको नीचे में 770 या शायद 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे सेल बन रहा है और प्रेजेंट लेवल से कोई 10 रुपए की उछाल आती है तो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 830 का स्टॉप लॉस और 770 और 750 का टारगेट। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से तेजी बनेगी और ऊपर में हमको 1075 और 1098 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर भी हमें कल एक क्लास मूव देखने को मिला है जो कि पिछले हफ्ते से 10 दिन की करेक्शन के बाद एक ही दिन में 2-3 दिन को एंगल्फ करते हुए हमको देखने को मिला है। वो ये शो करता है कि इमीडिएटली हमको ये 1075 1098 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1025 के स्टॉप लॉस से रिलायंस के अंदर भी बाय बन रहा है। तो रिलायंस के फ्यूचर्स पर रखिए नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिल सकती है। और इस समय एक एक्सक्लूसिव खबर आपकी स्क्रीन पर, ONGC की सब्सिडी ONGC विदेश और एक और सब्सिडी है वहां से ONGC को बड़ा डिविडेंड मिल रहा है। 3,700 से 4,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड वहां से मिलेगा अब ONGC को। तो आज ONGC के नतीजे भी हैं। हाँ बिल्कुल, PDVSA से एक इनका वेनेजुएला में पार्टनर है। इनके साथ कल से बातचीत चल रही थी कि डिविडेंड आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है। और अब आज ये खबर फाइनल हो गई। तो ONGC की सब्सिडी ONGC विदेश है, उनका जॉइंट वेंचर है वेनेजुएला में। तो ये जो कंपनी, ये जो जॉइंट वेंचर है, तेल निकालेगा, तेल बेचेगा
और हर महीने 150 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड देगा, तो लगभग 3,500-4 हजार करोड़ रुपए का डिविडेंड ओएनजीसी को मिलने वाला। तो नीरज वाजपेयी ने ये खबर ब्रेक करी है, बल्कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए, पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी क्या हाथ लगी है आपके? देखिए, ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनको जो उनका जेवी पार्टनर है वेनेजुएला में PDVSA है, वहां से करीब 3700 से 4,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर मिलेंगे। पहली किस्त जो करीब 140 करोड़ है वो जनवरी में मिल चुकी है और हर महीने इनको 140 से 150 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे। वो तय ये हुआ है कि चूंकि कैश क्रंच था वेनेजुएला कंपनी के पास, तो ये डिसाइड हुआ कि आप ऑयल बेच के दीजिए, इसीलिए कहा तेल बेच के डिविडेंड देंगे। तो तेल के प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो डिविडेंड की रकम फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन बेस प्राइस 140 से 150 करोड़ के आसपास होगा। मामला ये था कि बहुत पहले इनका जो एक जेवी फील्ड था वहां पे, उस फील्ड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, 40% स्टेक ओएनजीसी ने लिया, लेकिन चूंकि दिक्कत थी इस वजह से इनको पैसे नहीं मिल पाए, इनका रिटर्न नहीं आ रहा था। तो लंबे समय के नेगोशिएशन के बाद ये तय हुआ कि जितनी इनकी रकम है उसके बराबर के वो अपने पूल से तेल निकालेगा वो वाली कंपनी वेनेजुएला की, और वो उसको बेचेगी PDVSA और उसके बदले इनको डिविडेंड देगी। तो अब ये पूरी तरीके से सेटल हो गया है, इसीलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिल गई है। रकम इस लिहाज से भी बहुत बड़ी क्योंकि ओएनजीसी विदेश जिसका वहां पे ज्वाइंट वेंचर है, वो उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो अभी तक बहुत अच्छी तरह से फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। ये पहला एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है जहां से बड़ी रकम डिविडेंड के तौर पर ओएनजीसी को मिल रही है। तो आज के लिए ये एक अच्छी खबर ओएनजीसी की है, नतीजे भी आने वाले हैं। उससे पहले ये खबर हमें एक्सक्लूसिवली मिल रही है कि एक बड़ी रकम डिविडेंड इनको मिलने वाली है और हर महीने मिलेगी ये 150 करोड़, जिसकी पहली किस्त इनको मिल चुकी है। तो 150 करोड़ रुपए ऐसा नहीं कि एक मुश्त मिल रहे, हर महीने मिलेगी और 3,700 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा डिविडेंड मिलेगा। चार्ट पर कैसा लगता है देखिए, आज ऑयल एंड गैस शेयरों के लिए तो दिन है ही, बड़ा दिन है। बल्कि ONGC, IOC, ऑयल इंडिया, इनके नतीजे आने वाले। अच्छा, सरकार भी इनसे बड़े बड़े डिविडेंड मांग रही है, तो इनको मिलेंगे तभी तो ये आगे देंगे। आज कितनी तेजी होगी ONGC में? नतीजों से पहले किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए? चार्ट पर ये कैसा लगता है? इस खबर को विकास सेठी किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। हर महीने ONGC को डिविडेंड के तौर पर 140 से 150 करोड़ रुपए मिलेगा इनकी विदेशी सब्सिडरी PDVSA से, और ये आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। पहले पूछते हैं विकास से। विकास, ये खबर को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? ONGC पर व्यू बताइए। बिल्कुल हेमंत, बहुत ही पॉजिटिव और एक सरप्राइज न्यूज है और इसका एक बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट आज स्टॉक पे देखा जाना चाहिए। इसके अलावा ONGC के आज नतीजे भी है और नतीजे भी अच्छे रहने की उम्मीद है, खास करके मार्जिन्स के फ्रंट पे एक अच्छा एक शार्प राइज देखने को मिल सकता है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है ये जो अभी अभी आपने न्यूज ब्रेक करी है इसके ऊपर और अच्छे नतीजे की एंटिसिपेशन में इस स्टॉक में आज एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। मुझे लगता है आज हम इसमें 210, 215 के लेवल्स भी देख सकते हैं। 210, 215 सर चार्ट्स में भी नजर आ रहे हैं वो लेवल्स। बागले साहब, चार्ट्स क्या कहते हैं? हेमंत, शॉर्ट टर्म 196, 198 मुझे बॉटम लगता है। इनफैक्ट कल मेरा व्यू थोड़ा सा हल्का सा बेरिश था और इंट्राडे, जो आई थिंक 200 के लेवल कल ऑलरेडी आ गए थे। 196 ऑन द डाउन साइड, 200, 208, 210 ऑन द अपसाइड, ये मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। और अगर 210 के ऊपर निकलता है ये, फिर ये स्टॉक 240 की तरफ जाएगा और वो बहुत तेज हो सकता है। 210 के ऊपर तो फिर निकलेगा तो रिजल्ट के बाद ही निकलेगा, बजट के बाद ही निकलेगा। डिविडेंड एक बड़ा आ जाए ना, आप देखिए डबल डिविडेंड करने का OMC को तो बोला है। इनके भी पैसे अगर बन जाए। अच्छा, इस बजट में, हाँ चलिए बात निकली ONGC की, बता दूं। देखिए, इस बजट में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात पर नजर रखिएगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, वो ये कि अभी इस पर जो क्रूड पे जो ड्यूटी लग रही है वो एड वेलोरम सेस जो लग रहा है वो एड वेलोरम लग रहा है, वो लगभग 20% है। ठीक है, 20% जो भी प्राइस है उसके ऊपर लग रहा है। तो पहले जब क्रूड के दाम कम थे तो इनके लिए बड़े फायदे की बात थी। अब क्रूड के दाम हो गए $55 के आसपास, तो अब इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। भगवान न करे अगर क्रूड के दाम बढ़ गए तो इन्हें भारी नुकसान होगा था। अगर ये एड वेलोरम सेस 20% से घटाकर 10% कर दिया जाए, अगर कितना भी कम करे तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा ONGC के लिए। अगर 20 से 10 हो गया तो समझ लीजिए ONGC कल 8 से 10% ONGC बढ़ सकता है। और ऑयल इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव होने वाला है। तो ये इस चीज पर बजट में जरूर नजर रखिएगा। चलिए नजर रखिएगा बाजार की ओपनिंग पर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत? प्री ओपनिंग सेशन में 40 नीचे है। एग्जैक्ट क्या इतने कमजोर खुलेंगे या कल की तरह
चकमा दे देंगे हम SGX निफ्टी वालों को। और दूसरी बात यह है कि रुपए की ओपनिंग कितनी बेहतर होती है, क्योंकि कल रुपए ने आखिरी घंटे में एक अच्छी रिकवरी दी और 68 के लेवल के आसपास इससे पॉजिटिव होकर हम बंद होते नजर आए। तो करेंसी मार्केट में बहुत बढ़िया रुझान हुआ। देखिए 67.95 पर हम बंद हुए 10 पैसे की मजबूती के साथ। स्टॉक 2020 का अपडेट तो हो गई आपके लिए, और उसके बाद 9:15 से बाजार में जो कुछ होगा वो आपकी स्क्रीन पर होगा। पूरा एक्शन, पूरे ट्रेडिंग के मौके, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आपके लिए ट्रेडिंग में मदद करने के लिए। तो ब्रेक के बाद पहला सौदा।